नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी के दाम बढ़ क्यों रहे हैं और क्या फ्यूचर में जो है इन प्रॉपर्टीज़ के दाम में कमी आने के कोई चांसेस हैं कि नहीं है, और हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के ये 3 महत्वपूर्ण जो है सवाल हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर प्रॉपर्टी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि जो है कि प्रॉपर्टी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल देखा होगा कि जहाँ आज आप रहते होगे वहाँ अगर कल को हो सकता है ज़मीन के रेट कुछ 1 लाख पर जो है 1000 स्क्वायर फीट का होगा, और आज के टाइम में हो सकता है वह 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख पर 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो ये रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गए, ऐसा क्या हो गया इनके अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो प्रॉपर्टी है वह किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मतलब इसका कोई गवर्नेंस नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्राइसिंग की कोई गवर्नेंस नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वो वैसे बेच रहा है। देखिए, प्रॉपर्टी का कोई रेट तय नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से रेट है। किसी को इमरजेंसी पड़ गई, पैसे की नीड है, तो वो जैसे तैसे उसको पैसे चाहिए वो बेच देता है। किसी को नीड नहीं है तो वो आराम से मार्केट के हिसाब से वो जो लोग जो है भाव लगाते हैं उस हिसाब से बेचता है। किसी की जब जो है प्रॉपर्टी किसी प्राइम लोकेशन पे है तो उस हिसाब से उसके रेट लगते हैं। तो रेट लगाता कौन है भाई? जो प्रॉपर्टी ओनर है वो थोड़ी नहीं लगाता है रेट। रेट तो वो लगाता है जो लोग उसको ख़रीदने वाले हैं। मान लीजिए कोई प्राइम लोकेशन की कोई जगह है या कोई चौराहे पे या कहीं मार्केट में एक जगह खाली है, और लोगों को ये पता है कि भाई यहाँ पर मैं कोई जगह ले करके शोरूम खोल दूंगा या कुछ भी मतलब लगा दूंगा और मुझे पैसा आएगा। तो अभी ऐसे 3-4 लोगों की उस प्रॉपर्टी में नज़र है। अब जैसे ही वो ओनर जो है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लाता है, और जो है वैसे ही जो है लोग वहाँ आ जाते हैं और बोली लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को वो प्रॉपर्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली में जो है वहाँ वो उनका बिजनेस है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में। वो जैसे ही इस प्रॉपर्टी को, भले उस प्रॉपर्टी का रेट 50 लाख हो और उन्होंने उसको 1 करोड़ में ख़रीद लिया, लेकिन वो उससे बिजनेस करके उस जो है प्रॉपर्टी से 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो जब 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसके बाद जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी वो तो फ्री हो गई ना। तो प्रॉपर्टी जो खरीदना वो एक तरीके से मतलब एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण रीज़न है जो प्रॉपर्टी का जो है मतलब बढ़ने का जो है, देखिए वो ये है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अभी इसको एक एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं। मान लीजिए राम है, और राम जो है के पास एक बीघा ज़मीन है जो है, और उसके जो है 2 बच्चे हैं, और वो जो है राम अपने जो है 1 बीघा ज़मीन से जो है खेतीबाड़ी करके जो है और पैसे कमाता है, या कह लीजिए खाना खाता है, कुछ भी करता है, और वो 1 बीघे की ज़मीन से अपने घर का परिवार का पालन पोषण करता है। अभी उसके बच्चे बड़े हो गए, उसने शादी करी, बच्चों के भी बच्चे हो गए, परिवार हो गया। अब वो राम जो है बूढ़ा हो गया था, उसने क्या किया भाई, 1 बीघा तो उसकी ज़मीन थी, उसने क्या किया, दोनों जो है बेटों में आधी आधी बांट दी। अभी दोनों बेटों के पास जो है आधी आधी मतलब आधा आधा बीघा ज़मीन थी। अब वो उस पर कुछ खेती कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, और अपने पिताजी से थोड़ा सा कम पैसा कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास 1 बीघा ज़मीन थी, वो 1 बीघा ज़मीन पे काम कर रहे थे, और उनके बेटे जो है आधा आधा बीघा ज़मीन पे काम कर रहे थे। तो अब कुछ ज़मीन जो आधा बीघा ज़मीन थी उसमें कुछ में इन्होंने घर बना लिया और कुछ में जो है खेती कर रहे थे या कुछ काम कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि भाई अब जो दोनों बच्चे थे उनके भी बच्चे हुए। मान लीजिए किसी के 2 हुए, किसी के 3 हुए। तो भाई ये भी बूढ़े हुए, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, तो उन्होंने भी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। तो मान लीजिए कि इनके एक भाई के 2 बच्चे थे और एक भाई के 3 बच्चे। तो एक ने 3 भाग कर दिया, एक ने 2 भाग कर दिया उस आधे आधे बिस्वा का। अब उसी आधे बिस्वा जो 3 भाग किया उसमें कुछ भाग में वो लोग रहने लगे, और जो है कुछ भाग में ये लोग रहने लगे। तो अब वो किसानी जब खेती करने गए तो अब जगह ही नहीं बची।
ज़मीन कहाँ है भाई? सब पे तो रहने लगे ना परिवार के भाई, ज़मीन तो बढ़ी नहीं, वो एक सीमित एरिया है, 1 ही बीघा ज़मीन था, उसी में लोग काम कर रहे थे, उसी में परिवार बढ़ रहा था। तो यानी हुआ क्या कि ज़मीन ख़त्म हो गई और लोग बढ़ गए। तो अब यहाँ पर ज़मीन की डिमांड आ गई। अब जो राम और श्याम थे वो क्या करने लगे, अब भैया अब उनको बाहर जाना था काम करने के लिए, तो अब उनको लगा कि नहीं यार, हमको ज़मीन जो है बढ़ानी चाहिए, ज़मीन हमें ज़्यादा खरीदनी चाहिए। तो उसी तरीके से वो बाहर निकले। जब बाहर निकले तो सभी के साथ ऐसा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें जगह जो है सीमित है, एक क्षेत्रफल जो है सीमित एरिया में है, और हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से, तो लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए ही, खाने के लिए फसल उगानी है। फसल उगाना तो चलिए दूर की बात है, आप फसल नहीं उगाओगे तो भाई बाजार से खरीद लाओगे। अब अगर आपके इंडिया में जगह नहीं है तो आप विदेश से इंपोर्ट कर लोगे, जैसे आजकल होता ही है। आज हमारा भारत में खाद्यान्न का करीब 40 से 50% जो है खाद्यान्न बाहर से इंपोर्ट होके आता है, हमारे यहाँ खेती होती नहीं। तो इसी तरीके से अब जो लोग क्या है, लोग रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे। तो जब आप ज़मीन खरीदेंगे तो जिसके पास ज़मीन है वो मुंह मांगी कीमत मांग रहा है, भैया मुझे इतना पैसा दो। तो इस वजह से जो है ज़मीनों के दाम जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी कि फ्यूचर में ज़मीनों की डिमांड हमेशा रहने वाली है, लोगों को हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी जगह, ये मान के चलिए कि ज़मीन जिसके पास होगी फ्यूचर में वो राजा होगा, राजा। और जिसके पास ज़मीन नहीं होगी या प्रॉपर्टी नहीं होगी, लैंड नहीं होगा जिसके पास, वो बिल्कुल रंक होगा फ्यूचर में। तो इस चीज़ को गांठ मान लीजिए। तो अभी तो हमने देख लिया कि प्राइसिंग क्यों बढ़ रही है, कि किन वजहों से जो है हमारा प्राइस जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह, इसके अलावा एक और फैक्टर होता है कि भाई अब पहले किसान जो था उतना जागरूक नहीं था। अभी क्या है कि किसानों को पता चल गया है कि लोगों हमारी ज़मीन इतने इतने में बिक रही है, तो वो भी मुंह मांगा उल्टा सीधा कीमत मांग रहा है। अच्छा, जो जो आपके ब्रोकर हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो ज़मीन जो उन्होंने अगर 1 करोड़ ही खरीदी है तो उनको 2 करोड़ में बेचना है, उसको बेच के किनारे हो जाना है, और जो भारी पड़ना है वो आपकी जेब पे भारी पड़ना है। तो इस वजह से ज़मीन के रेट्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में ज़मीन के रेट जो है कम होने के चांसेस हैं। तो भाई सिंपल शॉर्ट आंसर है कि कभी भी फ्यूचर में ज़मीन के रेट कम नहीं होंगे। रीज़न, एक तो भाई पहले हम बता चुके हैं, इसके ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं है। दूसरा जो मोस्ट रीज़न ये है कि भाई जगह कम होती चली जा रही है। जब जगह कम होती चली जाएगी तो वहाँ पर रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप मुंबई का हाल देख लीजिए, दिल्ली का हाल देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, आप ज़मीन खरीद तो सकते हैं, छत नहीं लगा सकते। आप छोटे छोटे अपार्टमेंट, मतलब 300-300 400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट वहाँ 50-50 लाख में बिकते हैं। मतलब सोचिए कितना महंगा बिकता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है मुंबई में रहने के लिए। इसी वजह से जब आपके पूरे देश में इसी तरह से जगह जब कवर होती चली जाएगी तो लैंड बहुत महंगी होने वाली है। यानी लैंड जिसके पास होगा ना, वो मतलब समझ लीजिए वो बहुत बड़ा राजा है। इसलिए उसके हर एक व्यक्ति को लैंड तो रखनी ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, इसीलिए अब अगला पॉइंट आ जाता है कि लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरीके का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना किसी भी तरीके से घाटे का सौदा नहीं है, बहुत ही सिंपल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ कम हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। सॉरी, जो चीज़ कम हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसके प्राइस बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। हमारी जनसंख्या कम नहीं होने वाली, तो हमको रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। तो जब हमको रहने के लिए घर चाहिए तो ज़मीनों की दाम तो बढ़ने ही वाले हैं। तो यदि आप ज़मीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कहाँ करें, ठीक है, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। तो देखिए क्या है कि सबसे जो मेन चीज़ होती है, अगर आप जैसे लोग, आपने सुना भी होगा कि जो है लोग अगर आप घर खरीदते हैं या बनाते हैं तो वो एक डिप्रिसिएटिंग एसेट होता है, मतलब उसकी कीमत कम होती है। बिल्कुल सही चीज़ है। आग की, अगर आप घर बनाते हैं तो उसकी कीमत जो है कम होती है यदि आप उसमें घर बना करके रह रहे हैं। तो यदि आप उसको रेंट पे उठा देते हैं
तो उसकी कीमत बढ़ रही होती है। हाँ बिल्कुल भाई, जब रेंट आएगा तो जाहिर सी बात है आपको पैसा आ रहा है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 15 से 20 लाख रुपए में, कोई 10-20 लाख नहीं, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें करीब 6-7 कमरे हैं, और 6-7 कमरे आपने जो है रेंट पे उठा दिए 2-2 हज़ार पे, तो महीने के 14 हज़ार तो आने वाले हैं ना। साल का अगर आप जोड़ लोगे तो आराम से 1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो जो है आपको 1.5 लाख रुपए जो है एनुअली पैसा वहाँ से आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आपने उसको 10 साल जो है रेंट पे आउट कर दिया तो आपको 15 लाख रुपए आपने वहाँ से निकाल लिए। तो किसी भी तरीके से वो जो है, जो घर है वो जो है डिप्रिसिएटिंग एसेट नहीं है। लेकिन यदि आप जो है लैंड या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होता है, क्योंकि लैंड जो होती है वो लैंड फ्री होती, मतलब उसमें कुछ भी कर सकते हो आप जो है। इस वजह से उसकी डिमांड, उसका प्राइस जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बिज़नेस होना है, तो जो भी बिज़नेस करने आता है उसको पता होता है कि मैं यहाँ पे बिज़नेस, मैं इतने का ये ले रहा हूँ, उससे मैं इतने का बिज़नेस करूँगा, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेता है। तो इसलिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो ख़रीदना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फ्यूचर में ये जो दो चीज़ें हैं, लैंड और कमर्शियल प्रॉपर्टी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। बस लोकेशन का ध्यान दीजिए, लोकेशन बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कोई क्रॉस रोड, या आप अपना लेटेस्ट कोई न्यूज़पेपर या जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ते रहिए, देखिए कौन सा हाईवे कहाँ पे पास होने वाला है। आपको पता चल गया कि भाई फ्यूचर में एक ये प्लान बन रहा है और ये हाईवे उस गांव से, वहाँ से, उस जगह से निकलने वाला है, आप तुरंत फटाफट जा कर के वहाँ पर ज़मीन खरीद लीजिए। वहाँ पर जैसे ही वो हाईवे बनेगा उसके 2-3 साल बाद वहाँ ज़मीन की कीमतें आसमान पे चली जाएंगी। और इतना पैसा, जितना पैसा ये लैंड देता है, उतना पैसा आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है। आप नॉर्मल कोई भी लैंड खरीद लीजिए ना, एनुअली 100 रुपये का तो इंक्रीमेंट उसमें होता ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने 700 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट अगर कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है, मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट एक 5 लाख की आपने 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी है, 1 साल बाद वो 6 लाख की हो जाएगी, उससे कम की नहीं बिकेगी, गारंटी है। आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके अलावा वो 6 लाख से कम की नहीं बिकेगी। अब आप बताइए ऐसा कौन सा पेपर वाला इन्वेस्टमेंट है, पेपर वाला यानी जैसे SIP हो गया, ट्रेडिंग हो गया, जो है शेयर मार्केट हो गया, कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो साल भर के अंदर में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% देता है, वो भी विदाउट टैक्स। आपको वहाँ पर किसी भी तरह टैक्स नहीं देना है। ये जो पेपर्स हैं, जो जहाँ भी आप, अगर आपको कोई भी जो है जो मिलता है, जो ब्याज मिलेगा या जो भी आप जो है वहाँ पे कमाओगे, उसमें आपको एक टैक्स और सर्विस चार्जेस देने होते हैं, पर यहाँ कुछ नहीं देना होता है। तुरंत आपका 10%, 20%, 50%, 1 लाख की ज़मीन खरीदी है तुरंत 50,000 बढ़ जाता है 1 साल बाद, मतलब 50% का इंक्रीमेंट। तो लैंड में इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने लैंड में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप सोचिए, किसी भी तरह से सोचिए, लैंड या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल भी ना सोचिए और आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। आप जो आपके पास लैंड होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको कभी भी इमरजेंसी हुई आप उससे बेच करके उसको पैसे ले सकते हो, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जिनके पास लैंड थी पहले की, आज देखिए क्या है वो, उसी तरीके से आप भी बन सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।